साथियों, हमारे देश के अंदर अभी किसान आंदोलन चल रहा है। इसलिए साथियों हमने ये प्लान किया कि इस पूरे विषय पर एक छोटी सी सीरीज बना करके तो किसान आंदोलन का, किसानों के जो तथ्य हैं, किसानों की जो लड़ाई यहाँ कैसे पहुंची, इसके पीछे की नीति क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, सरकार की मजबूरी क्या है, जो षड्यंत्र चल रहा है उसके पीछे का खेल क्या है, इन सारे तथ्यों को हम साथियों पूरी अच्छी तरीके से कवर करेंगे। तो ये सीरीज साथी हम इसको शुरुआत करते हैं। और पहला जो ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है जिसको हमको समझना है और जिसके कारण से आज ये परिस्थिति पैदा हुई हमारे देश के अंदर, इसलिए हमको इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम इस अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को आपके सामने रखेंगे और उसी सीक्वेंस में पे सारी चर्चा आगे करते जाएंगे। तो साथियों अब हम इसको शुरू करते हैं। साथियों हमको समझना है कि जो पूरी दुनिया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद से दो ध्रुवीय हो गई थी। रूस में समाजवादी क्रांति हुई और समाजवादी क्रांति होने के बाद से समाजवादी व्यवस्था कायम हुई। उसके बाद से बिल्कुल खुले तौर से दो ध्रुवीय, दो वर्गीय दुनिया बन गई। तो ये दो ध्रुवीय दुनिया में क्या था, एक तरफ अमेरिका और पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी तरफ रूस और समाजवादी व्यवस्था थी। तो ये साथियों दोनों तथ्य हैं जिसको हमको ध्यान रखना है। यहां से शुरुआत हुई और आजादी के आंदोलन के बाद से 1990 तक शीत युद्ध चला। शीत युद्ध कहा गया दुनिया में, जिसमें अमेरिका और रूस का टकराव हुआ, समाजवादी व्यवस्था का और पूंजीवादी व्यवस्था का टकराव हुआ। और इसी समय में जो समाजवादी व्यवस्था थी उसने भी बहुत सारे दुनिया के देशों पर समाजवादी व्यवस्था आए इसका कोशिश किया और दुनिया के गरीब देशों को अपने साथ जोड़ने का कोशिश किया। उसी तरीके से जो पूंजीवादी व्यवस्था थी अमेरिका के नेतृत्व में, और भी बाकी दुनिया के पूंजीवादी देश थे, उनको अमेरिका ने अपने साथ जोड़ करके ताकतवर बना करके इस धारा में एक ग्रुप के साथ में जनरेट करके उनका एक गुट तैयार किया। तो ये टकराव साथियों निरंतर चले, इसको समझना है। अब 1990 और 91 में क्या हुआ, रूस का विखंडन हो गया। रूस का विखंडन होने के बाद से फिर एक अलग स्थिति बनी। अब यहां से साथी हमको समझना है, इसके पहले जो पूंजीवादी देश थे दुनिया के, वो ये कोशिश कर रहे थे कैसे भी ये समाजवादी विचार, समाजवादी व्यवस्था नष्ट हो जाए, और उन्होंने टारगेट करके रूस को जो है नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बाद से, उसका विखंडन करने के बाद से, टुकड़े करने के बाद से रूस का जो अस्तित्व था वो कमजोर हो गया और लगभग एक तरीके से उन्होंने घोषित कर दिया कि रूस का जो विचारधारा है वो खत्म हो गया, पूरी दुनिया से खत्म हो गया। ये जो पूंजीवादी देश थे उन्होंने एक नए तरीके का विचार पैदा किया और उन्होंने कोशिश की कि अब दुनिया में कोई दूसरी विचारधारा ना आ पाए और कोई दूसरी विचार ताकत ना आ पाए। उसके लिए उन्होंने 1991 के बाद ही एक नई आर्थिक नीतियां लेके आए जिनको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। और समझना साथी, इस पॉलिसी के माध्यम से पूंजीवादी जो देश थे उन्होंने तय किया कि अब हमको दुनिया के जो देश हैं उनके देशों के अंदर जाकर के उनकी जो अर्थव्यवस्था है, जो उनकी आर्थिक ताकत है, जो उनके आर्थिक संसाधन है, जो उनके आर्थिक संस्थाएं हैं, उन पर कब्जा करना है। उन पर कब्जा करके देश की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना है। अब देशों पर लड़ाई लड़के देशों के ऊपर कब्जा कर लिया, ये नहीं होगा। अब ये नया स्वरूप आया कि देश की अर्थव्यवस्था को, धन को कब्जा करके देश पर कब्जा करना, देश को अपना गुलाम बना लेना, अपने कब्जे में कर लेना, इस तरीके की समझ यहां से पैदा हुई, जिसके लिए नई आर्थिक नीतियां शुरू हुई। ये हमको समझना है साथियों। और नई आर्थिक नीतियों में 3 नारे दिए थे, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, जिसका ये कहा गया था कि पूरी दुनिया एक बाजार हो गई है। और जो है उदारीकरण का मतलब था कि सब सरकारों को उदार करना है, सारे देश के पूंजीपति, उद्योगपति एक दूसरे के देश में पूंजी लेके जाएंगे, धन लेके जाएंगे, उनके लिए रास्ते खोलने हैं। और तीसरा था निजीकरण, कि जो तुम्हारे पास सारी सरकारी जो संस्थान हैं, जो सरकारी जो आपकी कंपनियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको देशी विदेशी पूंजीपतियों के हवाले करना है, निजीकरण करना है, उनको सौंपना है, उनका कब्जा करवाना है। ये तीनों नीतियों से जो नई पूंजीवादी व्यवस्था थी उसको ये लगा
इससे हम पूरी दुनिया के देशों पर कब्जा कर लेंगे, तो उसके बाद से जो समाजवादी व्यवस्था या उस देश की जनता इस जो पूंजीवादी व्यवस्था इसको कभी नष्ट नहीं कर पाएगी, या इससे बाहर नहीं हो पाएगी, या इस गुलामी से बाहर नहीं हो पाएगी। तो ये इनका असल लक्ष्य था, जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है। उसके बाद से साथियों, उन्होंने 1996 में WTO बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी समय विश्व बैंक था, IMF था। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इन जो अमेरिका के नेतृत्व में जो पूंजीवादी देश थे, उन्होंने वर्ल्ड बैंक और WTO के माध्यम से मीटिंग करके उनके देश के अंदर की जो सारी परिस्थिति थी उसको बदलने के लिए नीतियां बनाई। इसलिए हमको समझना है कि जो नीतियां हैं हमारे देश के अंदर, जो नीतियां वो नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह ने नहीं बनाई, ये नीतियां दुनिया के जो पूंजीपति हैं उन्होंने बनाई, और उन्होंने बना करके इस नीतियों को लागू कराने के लिए अलग अलग देशों पे दबाव बनाया। और 1990-91 में ही हमारे देश की जो सरकार थी, उस सरकार ने इन नीतियों को स्वीकार कर लिया और इस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए, और हमारा देश भी उनके साथ शामिल हो गया। उसके बाद से साथियों, हमारे देश के अंदर वो जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो नीतियां थी, उन नीतियों को हमारे देश में लागू करना शुरू किया। तो हमको समझना है साथियों कि इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था इनका, कि हमको दुनिया के अंदर ट्रेड करना है, और इस ट्रेड के माध्यम से दुनिया के संसाधनों पे कब्जा करना है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने किया कि जो भी देश है, जैसे हमारे देश का उदाहरण है, उन्होंने कहा है कि जो भी आप अपने देश की जनता को सब्सिडी देते हो, सुविधा देते हो, उनको हटाओ। क्योंकि किसी कंपनी में जब सब्सिडी सुविधाएं हटेगी तभी तो निजी पूंजीपति ले पाएगा उसको, क्योंकि निजी पूंजीपति तो सब्सिडी देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले कहा कि आप जो भी सहूलियतें जनता को देते हो, उन सारी सहूलियतों को हटाओ। इसलिए हम देखते हैं साथियों कि इन्होंने जो भी किसानों को सब्सिडी थी, जो खेती में सब्सिडी थी, जो खाद बीज पर सब्सिडी थी, वो सरकार ने धीरे धीरे उस सब्सिडी को हटाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि श्रम कानून बदलो, श्रम सस्ता करो, जिसके लिए श्रम कानून बदले। और अभी नरेंद्र मोदी की सरकार ये 4 संहिता लेकर के आई हैं, और पूरी तरीके से इन्होंने श्रम कानूनों को नष्ट करने का फैसला ले लिया है, मानो के नष्ट कर दिया है। तो ये उसी WTO का जो फैसला था, उनका जो नीति था, उसका उनके नीति के तहत ये नीति हमारे देश में बनाई है इन्होंने, सरकारों ने। उस नीति को लागू करने के लिए हमारे देश की सरकारों ने इन सारी नीतियों को बदला, ये हमको समझना है। तो हमको ये समझना है कि उन नीतियों के कारण से ये चीजें बदली। इसलिए हमको समझना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थिति है उससे ये सरकारें ऑपरेट हो रही हैं। इसलिए हमको समझना है कि मनमोहन सिंह भी जो नीतियां लागू कर रहे थे, आर्थिक नीतियां, नरेंद्र मोदी भी वही आर्थिक नीतियां लागू कर रहे हैं। ये जरूर है कि जब मनमोहन सिंह लागू कर रहे थे तो ये विपक्ष में उसका विरोध करते थे, FDI का विरोध किया इन्होंने। ये जो किसान जो बिल लेकर के आए हैं, खेती कॉर्पोरेट खेती लेके आए, कॉर्पोरेट खेती का विरोध किया। खेती के अंदर जितने भी सारे संशोधन कांग्रेस की सरकार कर रही थी, उस सारे संशोधनों का बीजेपी ने विरोध किया। उसके बहुत सारे वीडियो हैं, अरुण शौरी के वीडियो हैं, सुषमा स्वराज के वीडियो हैं, उस समय जो इनके विपक्ष के नेता थे उनके सारे प्रवक्ताओं के वीडियो हैं। तो ये अवेलेबल है। तो इन्होंने विरोध किया, मगर जैसे ही 2014 से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो पूरा वही किया जो कांग्रेस कर रही थी, मनमोहन सिंह कर रहे थे। ये हमको समझना है। इसलिए समझना है कि इस सरकारों में कोई अंतर नहीं, इसको अच्छी तरीके से समझ लो। कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, वो ये जो वर्ल्ड ट्रेड का जो नियम है, वो दोनों सरकारें इसको लागू कर रहे हैं। अब लागू करने में अंतर हो सकता है, कोई किसी तरीके से लागू कर रहा है, कोई किसी तरीके से लागू कर रहा है, ये हमको समझना है। तो पहला तथ्य ये है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है कि ये जो सारी नीति हैं ये वर्ल्ड दुनिया से आई हैं, दुनिया के पूंजीपतियों ने हमारे देश के लिए थोपी हैं, और दुनिया के पूंजीपतियों के दबाव में हमारे देश की सरकारें हमारे देश के अंदर जो कानून बदल करके उनके फायदे के लिए, उनको यहाँ स्थापित करने के लिए ये रास्ते खोल रहे हैं। तो पहली बात यह है जिसको हमको अच्छी तरीके से समझना है कि दुनिया का
कारण से ये हो रहा है। ये नीति दुनिया की जो पूंजीपति है उनकी बनाई हुई नीति को हमारे देश में लागू करने के लिए हमारे देश की जो सरकारें हैं, आज वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो नीति बना रही है ताकि उनकी उन नीतियों को हमारे देश के अंदर लागू किया जाए। इस बात को अच्छी तरीके से समझना है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, आरएसएस कर रहा है, ये नरेंद्र मोदी आरएसएस कुछ नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी आरएसएस वही कर रहे हैं जो दुनिया की देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां, WTO, वर्ल्ड बैंक जो सारे नियम लेकर के आए थे, उन नियम को लागू कर रहे हैं। जो देसी विदेशी पूंजीपति कॉर्पोरेट्स कंपनियां इनको कह रही हैं कि उनकी सुविधा के लिए, फायदे के लिए ये करना है, वही वो कर रहे हैं। ये हमको समझना है। दूसरा बात इसी के साथ ये समझना है कि इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। प्रोपेगेंडा ये किया था कि इससे विदेशी निवेश आएगा। निवेश का और इन्वेस्टमेंट जो ऐसे शब्द हैं कि जो पैसा है हमारे देश में आएगा, जिस पैसे से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे देश में रोजगार पैदा होंगे, हमारे देश की GDP बढ़ेगी। दुनिया के फायदे गिनाए थे, बहुत सारे फायदे बताए थे, मगर साथियों 1991 से आज तक हम समझ सकते हैं इन सारी नीतियों से दुनिया के किसी भी देश को, आम जनता को और देश को फायदा नहीं हुआ। इन कानूनों से दुनिया के देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों को फायदा हुआ, उनके बेतहाशा मुनाफा बढ़े और उस बेतहाशा मुनाफा को, पैसे को लेकर के वो अपने देश में लेकर के भागे। यानी देश को लूटा, हमारे देश को लूटा, वो हमारे देश को लूट करके बड़ी संख्या में पैसा लेके गए। इसी के साथ साथ ये भी समझना है कि यही बात ईस्ट इंडिया कंपनी ने कही थी, यही बात ब्रिटेन के अंग्रेजों ने की थी, जिन्होंने फिर उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए, वो हमारे देश पे आर्थिक रूप से कब्जा किया, फिर राजनीतिक रूप से कब्जा किया, वो हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो आज का स्वरूप क्या है? आज भी इसी रूप में ये देशी विदेशी कंपनियां आ रही हैं, अमेरिका के नेतृत्व में इशारा चल रहा है और ये हमारे देश के आर्थिक संसाधनों पे कब्जा कर रहे हैं, वो कब्जा कर चुके हैं और हम अभी हिंदू मुसलमान में लगे हैं। और कब्जा करने के बाद से फिर आर्थिक रूप से कब्जा करेंगे, और आर्थिक रूप से कब्जा होने के बाद से राजनीतिक रूप से भी हमारे देश पर कब्जा हो गया है। आज की तारीख में जिस तरीके से जो पैसा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है और नंगा नाच चल रहा है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा रहा है, करप्शन हो गया है, बेईमानी हो गई है, हर आदमी को मोल से, पैसे से खरीदने की, अब सांसद विधायक बिक रहे हैं, वोटर बिक रहे हैं, दारू, मुर्गा, पार्टियां, पैसा, लिफाफे, इस जो नंगा नाच चल रहा है, ये नंगा नाच, ये जो दुनिया की राजनीति है, दुनिया के देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों की राजनीति है, उस राजनीति का एक हिस्सा है जिसको हमको समझना है, जिसका इस्तेमाल वो राजनीतिक सत्ता पे कब्जा करने के लिए सारे तरीके के षड्यंत्र करते हैं। इसी के साथ अच्छी तरीके से समझ लो कि चाहे बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, इनको पूरा पैसा, पूरा धन ये देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियां देती हैं। ये समझ लेना अच्छी तरीके से, और ये पूरी तरीके से देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये भी अच्छी तरीके से समझ लेना। ये हमको गांठ में बांध, आरएसएस और बीजेपी ये अति दक्षिणपंथी संगठन है, ये पूंजीपतियों के खास लोग हैं, या ये कह सकते हैं कि पूंजीपतियों के हिस्से हैं। पालतू कहना ठीक नहीं रहेगा, पालतू शब्द ठीक नहीं है, मगर ये मान के चलो कि वही पाल रहे हैं इनको, और वो जैसा नचा रहे हैं वैसे ये नाच रहे हैं। इनका जो नचाने वाला जो मेन जो हेड मास्टर है वो देशी विदेशी दुनिया के पूंजीपति हैं। वो जैसा इनको डांस करने को कह रहे हैं, ऐसा ये डांस कर रहे हैं हमारे देश पर उनका कब्जा कराने के लिए। तो ये चीज हमको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। तो साथियों, हमको समझना है कि हमारे देश के अंदर जो राजनीतिक ताकत है कांग्रेस है और बीजेपी है। बीजेपी के पीछे आरएसएस है। इसलिए हमको राजनीतिक रूप से समझना है कि नीतिगत तरीके से आर्थिक जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियों के संबंध में कांग्रेस का और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। अच्छी तरीके से समझ लो। इसलिए नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह कर रहे थे।
ये हमको अच्छी तरीके से समझना है। और अभी कल को अगर हम नरेंद्र मोदी को हटा करके वापस कांग्रेस को ला देंगे तो ये जो नीतियां नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, इन्हीं नीतियों को कांग्रेस भी आगे बढ़ाएगी, ये भी हमको ध्यान रखना है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां पूंजीवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। आज जिस तरीके से पैसा बीजेपी को पूंजीपति दे रहे हैं, बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके पहले कांग्रेस को भी पूंजीपति पैसे देते थे। और देश के पूंजीपति जिस तरीके से आज बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरीके से पहले कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे थे। इसको हमको ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये के पक्ष है जिसको हमको अच्छी तरीके से साथी समझना है। दूसरा पक्ष है साथियों कि जैसे मैंने आपको समझाया कि समाजवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा, तो हमारे देश के अंदर आज की तारीख में पूंजीवादी विचारधारा बहुत ही ताकतवर तरीके से हावी है। तो हमको ये समझना है साथी वैचारिक रूप से कि पूंजीवादी विचारधारा पूंजीपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के हितों के लिए, पूंजीपतियों के फायदे के लिए है, पूंजीपतियों के मुनाफे बढ़ाने के लिए, पूंजीपतियों के खजाने भरने के लिए है। इसलिए आज की तारीख में जो भी ये सरकार कर रही है उसका आम जनता उसका केंद्र बिंदु नहीं है। आम जनता बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। आज ये कानून जो बने हैं, कृषि कानून, किसानों ने नहीं बोला कि कानून बना है। ये कानून देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के इशारे पर बनाए हैं सरकार ने, और देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के फायदे के लिए बनाए हैं। ये हमको समझना है, ये किसानों के हित के लिए नहीं बनाए हैं। मगर वो बात क्या कर रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए कानून बनाए हैं। नरेंद्र मोदी आज भी कह रहे किसानों के हित के लिए बनाए हैं, किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। ये सारा झूठ बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, आरएसएस झूठ बोल रहा है, बीजेपी झूठ बोल रही है, सारे झूठ बोल रहे हैं। तब कि इससे किसानों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसानों को बहुत ही मामूली फायदा होगा, मगर किसानों की लूट बहुत बड़ी होगी, किसानों की दुर्दशा बहुत बड़ी होगी, आम जनता की लूट बहुत बड़ी होगी, देश की आम जनता की लूट बहुत बड़ी होगी। ये हमको समझना, किसानों भर की लूट नहीं होगी, देश के नौजवानों की लूट होगी, आम जनता की लूट होगी। तो ये हमको समझना है, किसानों का हित नहीं है इसमें। इसलिए किसान नेता और किसान संगठन आज मैदान में लड़ रहे हैं, इन कानूनों को वापस करने की बात कर रहे हैं। वो पागल नहीं है, बेवकूफ और मूर्ख नहीं है, उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए साथी हमको इस नीति को समझना है, इस राजनीति को समझना है। ये राजनीति और नीति जब तक हम समझेंगे नहीं, दुनिया की जो नीति है और राजनीति को हम समझेंगे नहीं, उस दुनिया की राजनीति से हमारे देश की नीति और राजनीति कैसे कंट्रोल हो गई, इसको समझेंगे नहीं, तो हम इस पूरे आंदोलन को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार इसलिए अड़ रही है, और इसलिए रही है कि सवाल किसानों का नहीं है, सवाल और देशी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों का है, जिनके चंदे पे बीजेपी आरएसएस पलता है, जिनके सारे पे नाचते हैं, जिनके सारे पे नाचते हैं, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। अगर उनके लिए ये किसान के कानून लेकर के आए हैं, अगर ये कानून वापस कर लेते हैं, रद्द कर देते हैं, तो उनको क्या बताएंगे। और फिर उनको पता है कि एक बार अगर हम ये कानून रद्द हो गए तो फिर देश की जनता को लूटना, किसानों को लूटना, वो इस तरीके के कानून बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। वो समझ रहे हैं। साथ में उनका दूसरा जो उनके लिए दादागिरी जो करने का रास्ता बना, वो बना कि उनके पास बहुमत है। आज की तारीख में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से ज्यादा बहुमत दे दिया है। आज की तारीख में राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यसभा, लोकसभा, सब जगह उनका बहुमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट की हालत है, आज की तारीख में जितनी संवैधानिक संस्था उनकी जो हालत है, वो सारा उनके कब्जे में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब वो इतना ताकत उनके पास है तो वो किसानों के दबाव में नहीं आ रहे, जनता के दबाव में नहीं आ रहे। ये हमको समझना है। यदि आज इतना बड़ा बहुमत इनके पास नहीं होता तो ये सरकार इस तरीके का कदम उठाने के लिए 10 बार सोचती। मगर आज वो सोचते हैं कि हमारे पास गोल्डन चांस है,
इससे अच्छा मौका देसी विदेशी पूंजीपतियों के लिए कभी नहीं आएगा। तो इस मौका का फायदा उठा करके वो सारा कुछ करना चाहते हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, ये हमको समझना है। इसलिए साथियों, ये आसानी से ये मुद्दा जो है हल नहीं होगा, आसानी से सरकार मानेगी नहीं, ये पक्का है। मगर दूसरा साथियों, इसका सकारात्मक पक्ष है आंदोलन का, कि इस आंदोलन के माध्यम से हमारे देश की जो जनता है, आम जनता के अंदर जागरूकता आ रही है, नीतियों को लेकर जागरूकता आ रही है। किसानों के आंदोलन क्या है, मुद्दे क्या है, किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेकर के जागरूकता आ रही है। आज की तारीख में किसानों की नीतियों पर चर्चा हो रही है, सरकार की नीतियों पर चर्चा हो रही है, तो इससे देश के अंदर जागरूकता आ रही है। ये बहुत ही सकारात्मक पक्ष है इस आंदोलन का, जिससे जैसे ही देश के अंदर जागरूकता आएगी, जनता के अंदर जागरूकता आएगी, तो जनता इस सरकार की गलत नीतियों को रोकने के लिए सड़कों पे आएगी। तो ये सकारात्मक पक्ष है जिसको हमको समझना है। ये आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जितना ताकतवर होगा, उतना ज्यादा देश का जनता जागरूक होगा, ये भी हमको समझना है। इसलिए इस आंदोलन के सकारात्मक पक्ष को भी हमको ध्यान रखना है। ये लड़ाई बहुत ताकतवर तरीके से होगी। ये लड़ाई देश के देसी विदेशी दुनिया की कॉर्पोरेट्स कंपनियां और देश की जनता के बीच हो रही है। एक तरफ बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, दूसरी तरफ देश की ये जनता है, गरीब मजदूर किसान है। तो ये अमीरों और गरीबों के बीच का संघर्ष है, ये हमको समझना है। ये दो वर्गों का संघर्ष है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग है, दूसरी तरफ मजदूर और किसान का वर्ग है। ये हमको समझना है, इस वर्गीय चेतना को समझना है। एक तरफ जो पूंजीपति वर्ग है, उसके साथ सरकार है, राज सत्ता है, ताकत है, फौज है, पुलिस है। दूसरी तरफ किसान है जो बेसहारा है, जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जिसको ये सरकारें पानी की बौछारें, डंडे, लाठियां लेकर के खड़ी हैं। ये पुलिस किसानों की सुरक्षा में नहीं है, ये सत्ता, ये सरकार किसानों के लिए नहीं है। ये पुलिस और सत्ता देसी विदेशी कॉर्पोरेट्स कंपनियों के हितों के लिए, आम जनता पर दमन करने के लिए खड़ी है। ये हमको समझना है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्गीय चेतना को समझना है। तो साथियों, ये पहला हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि इस तथ्यों को आप, जो किसान आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के लिए, इन सारे तथ्यों को अपने दिमाग में रखोगे। अब इस वीडियो को साथी मैं यहीं खत्म करता हूं, और मेरी अपील है कि आगे के भी सारे वीडियो आप सुने, और अगले वीडियो में हमारे देश की जो ये नीतियां हैं, किसानों की जो नीतियां हैं, उसके बारे में चर्चा विस्तार से मैं अगले वीडियो में करूंगा। तो साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और आपसे अपील है कि किसान आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, इसको देश की जनता को समझना जरूरी है, किसानों को समझना जरूरी है। इसलिए आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसान आंदोलन के जो जुड़े हुए साथी उनके पास शेयर करें, और जो हमारे देश का किसान है, यूथ है, नौजवान है, उसके पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस जो दुनिया की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको किसान और किसान का पुत्र समझ सके, देश का हमारा यूथ समझ सके, इस राजनीतिक परिस्थिति को समझ सके। इसके लिए इस वीडियो को शेयर करें। साथ में आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी जानकारी हमने डाली है, प्ले लिस्ट पे आप चले जाएं, किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, जो जनमुद्दे उसके बारे में बहुत सारी सीरीज हैं जो प्ले लिस्ट में, उनको जाकर के उनके वीडियो सुने, और जो आपको अच्छे लगते हैं उनको शेयर करवाने में भी सहयोग करें। तो ये दोनों निवेदन मेरे आपको हैं कि इनको सुने और समझें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। तो इसी अपील के साथ, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को साथी इस वीडियो में ख़त्म करता हूँ। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।